नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर बजट को लेकर कर्मचारी वर्ग का बयान सामने आया है। बजट को बताया है निराशाजनक और दिशाहीन। इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं। आपको बता दें कि करदाता खासा नाराज इस बजट से नजर आ रहे हैं और चंडीगढ़ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। बजट को लेकर कर्मचारी वर्ग का बयान सामने आया है और कर्मचारी वर्ग निराश इस बजट से नजर आया है। उनका कहना है कि बजट निराशाजनक और दिशाहीन है। इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं, जिसकी वजह से वो काफी नाराज हैं। तो बजट को लेकर बजट 2022 जिससे कि सभी को उम्मीदें थी, चंडीगढ़ में कर्मचारी वर्ग उस पर क्या सोचता है। दरअसल कर्मचारी वर्ग इस बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बता रहा है। इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिली, इसीलिए करदाता जो है काफी नाराज और कर्मचारी वर्ग का कहना है कि ये बजट 2022 जो है ये दिशाहीन है और निराशाजनक है। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से बजट ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर बजट को कर्मचारी वर्ग ने निराशाजनक और दिशाहीन बताया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि कर्मचारी वर्ग की प्रतिक्रिया सामने आई है। चंडीगढ़ में क्या कहता है कर्मचारी वर्ग, ये आपको बता देते हैं। बजट को लेकर जो प्रतिक्रिया कर्मचारी वर्ग की सामने आई है, उनका कहना है कि ये जो बजट है ये निराशाजनक है, ये दिशाहीन है, क्योंकि बड़ी उम्मीद टैक्स को लेकर आम जनता को थी, मिडिल क्लास को थी, कर्मचारी वर्ग को थी। तो ऐसे में इनकम टैक्स में जो छूट नहीं मिली है, जिसका 10 इनकम टैक्स जो है वो रहा है, इसी को लेकर अब जो कर्मचारी वर्ग है उन्होंने अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर करते हुए ये बयान जारी किया है कि जो बजट है वो निराशाजनक है और दिशाहीन है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बजट ब्रेकिंग, क्योंकि आज आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उसके तहत अलग अलग क्षेत्र के लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में जो प्रतिक्रिया चंडीगढ़ से कर्मचारी वर्ग की सामने आई है वो हमने आपको बताया। उनका कहना है कि निराशाजनक और दिशाहीन ये बजट है। चलिए अब बड़ी खबर सोनीपत से है, जहां पर जैश ए मोहम्मद के 3 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने मुरथल टोल के पास इनको गिरफ्तार किया है। मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है कार्रवाई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और लगातार पुलिस जो है ऐसे लोगों को खोजती रही है जो कि देश की सुरक्षा को लेकर लगातार उस पर वार करने की कोशिश करते हैं। तो जैश ए मोहम्मद के 3 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। कहां से गिरफ्तार किए गए आपको बता रहे हैं। पुलिस ने मुरथल टोल के पास से इनको गिरफ्तार किया है और मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने सोनीपत से, जहां पर जैश ए मोहम्मद के 3 मददगार पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और ये जो 3 मददगार जैश ए मोहम्मद के गिरफ्तार किए गए हैं मुरथल टोल के पास से किए गए हैं और इस पूरे मामले में अब जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। तो ये बड़ी कामयाबी कहेंगे सोनीपत पुलिस की, जो कि जैश ए मोहम्मद के 3 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। अब इस पूरे मामले में छानबीन चल रही है कि ये लोग कहां जा, क्या इनकी प्लानिंग थी, किस तरीके से क्या कुछ इनका पूरा फॉर्मेट था, ये तमाम चीजों को अब जांच रही है पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने सोनीपत से है। जैश ए मोहम्मद के 3 मददगार गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने मुरथल टोल के पास से इनको गिरफ्तार किया है। मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है और कार्रवाई कर रही है। इन 3 जैश ए मोहम्मद के मददगारों का क्या प्लान था, क्या इनकी रणनीति थी, किस तरीके से क्या कुछ ये करना चाह रहे थे और सुरक्षा को किस तरीके से नुकसान ये देना चाह रहे थे, इन तमाम सवालों के जवाब जो है इनसे ले रही है पुलिस और इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि इनके तार किस किस से जुड़े थे, कहां कहां बैठे हैं इनके और मददगार। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है और माना यह जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जब इन 3 मददगारों से, जैश ए मोहम्मद के 3 मददगारों से पूछताछ पुलिस करेगी तो यहाँ पर
कहीं ना कहीं जो परतें हैं वो खुलेंगी और जो कनेक्शन है इन तीन लोगों का वो खुलकर सामने आएगा कि कहां कहां पर इनके मददगार बैठे हैं और कहां कहां पर इस तरह की साजिशें बनती हैं जो कि देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती हैं। फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं सोनीपत से, जहां पर जैश ए मोहम्मद के 3 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने मुरथल टोल के पास से इनको गिरफ्तार किया है। मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, सोनीपत पुलिस को महत्वपूर्ण ये कामयाबी मिली है। जैश ए मोहम्मद के 3 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी क्या प्लानिंग थी आगे की, कहां ये जा रहे थे और इनको कौन मदद कर रहा है, इन तमाम पहलुओं को जांच कर रही है पुलिस। चलिए अब बड़ी खबर है भिवानी से, जहां पर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं इसकी बानगी देखने को मिली है। 3 बदमाशों ने चलाई है गोली। सुमित नामक युवक को लगी है गोली। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है युवक को। मिताथल गांव का मामला ये बताया जा रहा है, जहां पर हौसले बदमाशों के कितने बुलंद हैं इसकी बानगी देखने को मिली है। तो ये बड़ी खबर भिवानी से है, जहां पर बदमाशों के हौसले देखने को मिले हैं। यहाँ पर किस तरीके से बदमाश जो हैं वो खुले मन से और बेखौफ घूम रहे हैं, ये बानगी देखने को मिली है। 3 बदमाशों ने गोली चलाई है और सुमित नामक जो व्यक्ति है वो बताया जा रहा है कि घायल है गोली लगने से। उसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये जो पूरा मामला है ये मिताथल गांव का बताया जा रहा है। लगा सकते हैं इस बात से कि 3 बदमाशों ने गोली चलाई है। सुमित नामक एक व्यक्ति को ये गोली लगी है, जिससे कि घायल अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और ये पूरा मामला मिताथल गांव का बताया जा रहा है। भिवानी से ये बड़ी खबर, बदमाशों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं भिवानी में। भिवानी के मिताथल गांव का ये मामला है, जहां पर 3 बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं और बताया ये जा रहा है इस गोलीबारी में सुमित नामक एक व्यक्ति है जिसको ये गोली लगी है, उसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2022 का आम बजट पेश किया। बजट में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का जिक्र भी किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2022 अगले 25 साल की बुनियाद तैयार करेगा। साथ ही कहा कि 60 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी और गरीबों को 80 लाख घर देने का प्लान भी सरकार का है। और वहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर कहा कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाले इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा और 1% टीडीएस भी कटेगा। इसके अलावा कहा कि टैक्स रेट में मिला पूरा पैसा जब्त होगा। तो आम बजट 2022 से 23 पेश किया गया। हर क्षेत्र के लोगों को इससे उम्मीदें थी, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गृहिणी हो। वहीं आज आने वाले बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में
आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो, इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने
मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 से 23 के बजट पेश होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो बजट पेश हुआ है ये आम आदमी, किसान और हर वर्ग के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण बजट है। उनका कहना है कि देश का आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल रहने वाला है और ये बजट गति देगा देश की प्रगति को, देश के विकास को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं के सपनों को मजबूती मिलेगी। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। प्रदेश में कोरोना के चलते पाबंदियों में थोड़ी छूट दी गई है, जिसके चलते प्रदेश में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए, जहां बिना वैक्सीनेशन के छात्रों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। और टीवी स्क्रीन पर आप अलग अलग जगह की 4 तस्वीरें देख रहे हैं, जो झज्जर, हिसार, जींद और भिवानी की है, जहां स्कूल खोले गए हैं। प्रदेश में स्कूल खुल चुके हैं। काफी समय से स्टूडेंट्स को इंतजार था। उनका कहना था कि डिजिटल माध्यम से उनकी पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रहा था और यहाँ पर जो टीचर्स थे वो भी पढ़ाने में असमर्थ नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अब तमाम चीजों को का हल यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है और स्कूल जो है प्रदेश में वो खुल गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं झज्जर, हिसार, जींद और भिवानी से। हालांकि वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद ही स्कूल में एंट्री मिलेगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है, चाहे वो सैनिटाइजेशन का मामला हो या फिर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना हो। तमाम स्टूडेंट्स को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, मास्क जरूरी है लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है करना। तो इन तमाम चीजों को ख्याल रखते हुए स्कूल जो हैं वो खोले गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदेश में अलग अलग जगहों की, जहां पर स्कूल खोले गए। झज्जर, हिसार, जींद और भिवानी। प्रदेश में कोरोना के चलते पाबंदियों में जो छूट दी गई है उसमें अब स्कूल भी खोले गए हैं। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं, जहां बिना वैक्सीनेशन के सभी जो छात्र हैं उनको स्कूल में एंट्री दी गई है। टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं झज्जर, हिसार, जींद और भिवानी। बच्चों में भी काफी उत्साह है, इतने समय बाद स्कूल खोले गए हैं और काफी जो अभिभावक थे वो भी मांग कर रहे थे स्कूल खोले जाएं। ऐसे में जो बड़ी कक्षा के छात्र हैं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं। चलिए अब खबर तो शाम से है, जहां जनवरी में डाडम के पहाड़ में पत्थर गिरने से हादसा हुआ था, जिसकी जांच को लेकर कमेटी गठित की गई थी। आपको बता दें कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस प्रसाद के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम ने हादसा स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और ये इस दौरान की तस्वीरें। तो डाडम हादसे का ये मामला है, जब डाडम में घटना हुई थी और अब इस घटनास्थल का जायजा लिया गया। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस प्रसाद के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम ने हादसा स्थल का जायजा लिया। तो शाम से है ये खबर, जहां जनवरी में डाडम के पहाड़ में पत्थर गिरने से हादसा हुआ था, जिसकी जांच को लेकर कमेटी गठित की गई थी। आपको बता दें कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस प्रसाद के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम ने हादसा स्थल का जायजा लिया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पहुंचकर तमाम चीजों की गहनता से जांच की जा रही है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें हुई थी, क्या कुछ कारण उस दौरान इस हादसे के रहे। तो पूरी जांच 8 सदस्य टीम कर रही है, वहां पर पहुंची। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस प्रसाद अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। 8 सदस्यों की ये टीम जो कि हादसा स्थल पर पहुंची और इस पूरे जगह का मुआयना किया, जायजा लिया,
किस तरीके से कैसे हादसा हुआ और क्या कुछ वजह रही। वहीं गुरुग्राम पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अमित नाम का बदमाश गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि गुरुग्राम के मानेसर कासिन गांव में हुए हत्याकांड में अमित आरोपी है। वहीं अमित के बदमाश को पैर में गोली लगी। मानेसर के सेक्टर 8 में मुठभेड़ ये हुई है। इसी के साथ मानेसर के मेडियोर हॉस्पिटल में बदमाश को भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल दिवाली की रात यहां पर बदमाशों ने हमला किया था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।